अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का 16th लेक्चर है, चैप्टर मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर 15 में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के बारे में वो डेफिनेशन क्लियर की थी। मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है फैराडे ने डिस्कवर किया है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस तरह से जो हमारे पास कोई कॉइल होती है, कंडक्टर होता है या कोई लूप होता है, उसमें करंट इंड्यूस होता है जब जो फील्ड होता है उसके साथ लिंक या एसोसिएट होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है। तो वो मैंने फिर बताया था आपको, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस या इंड्यूसेस करंट इन ए कॉइल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो जो ऑब्जर्वेशंस है जो हमने देखी अभी तक पिछले दो लेक्चर्स में, वही ऑब्जर्वेशन सम अप की, वही ऑब्जर्वेशन फैराडे ने फॉर्मुलेट किए लॉज में, जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जो ऑब्जर्वेशन की गई है इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने के बाद क्या होता है, वो फॉर्मुलेट किया है फैराडे ने इन द फॉर्म ऑफ लॉज, जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्हीं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 15 में बोले थे कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, जो करंट इंड्यूस होती है उसका मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उस जो करंट प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस हुई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो चीज़ जो है मैग्नीट्यूड का आंसर EMI फैराडेज लॉ से हमें मिलेगा। फिर हम उसके बाद डायरेक्शन की ओर जाते हैं। डायरेक्शन कौन सा लॉ देगा वो अलग बात है, लेकिन यहां से हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा। अब देखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। मेनली इसने दो लॉज फॉर्मुलेट किए जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैं यहां पे पहला लॉ लिखता हूं, उसके बाद पहला जो लॉ है वो बिल्कुल वही ऑब्जर्वेशन है जो हमने अभी तक पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये क्या होता है, हमने बोला है आपको कि अगर हमारे पास कोई भी कॉइल है, ठीक है, फिर क्या होगा, अगर हमने मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल है, फिर जब हमने इसके नजदीक लिया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती है, ठीक है ना, वो इस कॉइल के साथ लिंक्ड होती है, वो इस कॉइल के साथ एसोसिएट होती है। फिर इस मैग्नेट को मूव करने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, जो इस पर्टिकुलर लूप के साथ लिंक्ड होती है, इस कॉइल के साथ लिंक्ड होती है, उनका जो नंबर है वो वेरी होता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, लिंक्ड होता है इस कॉइल के साथ, जब हम इसको मूव इधर इधर करते हैं वो वेरी होता है, यानी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको मूव करने से। उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन फैराडे ने पहले लॉ में उसने एक्सप्लेन किया, या यही फॉर्मुलेट किया उसने एक लॉ में, जिसको हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी अब इसको मैं किस तरीके से समझाऊंगा, ये आप इस तरह समझो। सपोज करो इसको मैंने एक लूप लिया, ठीक है, इसका मैंने सिर्फ एक लूप लिया, ठीक है, इसका मैंने सिर्फ एक लूप लिया, ठीक है, कॉइल का एक लूप लिया। अब ये था, सपोज करो यहां पे मैग्नेट, ठीक है, और जब यहां से जो लाइन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन है, सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इसके साथ एसोसिएट है। ठीक है, शाबाश, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इसके साथ लिंक्ड है। सपोज करो ये वाली भी जो लाइन है ये भी लूप से, इस लूप से बाहर है, और ये लाइन भी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी इस लूप से बाहर है, लेकिन जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन ये लूप में से पास हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको आगे ले जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, इस मैग्नेट को जब मैं आगे ले जाऊंगा क्या होगा, सपोज करो ये यहां पहुंचा, नॉर्थ पोल यहां पहुंचा। अब देखना
जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो ये वाली यहां पे है, ये चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये अब इस लूप में पास होंगी। अभी तक ये मैग्नेट दूर था, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में पास हुई, दो इसके बाहर हुई। लेकिन जब मैंने इसको नजदीक लाया तो चारों की चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस लूप में पास हुई। ठीक है, सपोज करो ये लूप जो है ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई है। जब ये मैग्नेट दूर था तो उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जो हुई वो दो हुई पास। जब मैंने इसको नजदीक लिया तो चारों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो चार के चारों इस एरिया में से पास हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर जो लूप बना, इसने एक एरिया बनाया है। जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है इस लूप में से, इस एरिया में से, जब वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि जब हम इसको पीछे लेंगे, जब हम इसको इस डायरेक्शन में लेंगे तो उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही है वो डिक्रीज होंगी। तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप में पास हो रही है, इस एरिया में पास हो रही है, नजदीक लाने से वो इंक्रीज हो रही है और दूर ले जाने से वो डिक्रीज हो रही है। उसी का मतलब हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड जो इसके साथ लिंक होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यानी वेरी होता है। तो इसका मतलब जो यहां पे इस कॉइल में, जो यहां पे इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है इसके साथ, वो इंक्रीज डिक्रीज यानी वेरी हो जाता है। किसकी वजह से? मैग्नेट की मोशन से। वो किस तरह हो जाता है? हम मैग्नेट को जब मोशन देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, शाबाश, जो इस एरिया में पास होती है, वही असल में इंक्रीज डिक्रीज होती है। उसी वजह से हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हुआ जो इसके साथ लिंक्ड होता है। तो इसका मतलब मैं यहां पे ये बताऊंगा, जो हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी होता है उससे तो हुआ ना इंड्यूस करंट, उससे तो इंड्यूस ईएमएफ हुआ, उससे तो इंड्यूस करंट हुआ। लेकिन वो इसी से हम बोलेंगे अब ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज या ड्यू टू द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। जो एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो जब इसके नजदीक ले जा रही है तो वो इंक्रीज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पास हो रही है। जब हम इसको बैकवर्ड्स लेंगे तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास हो रही है। तो इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक पर्टिकुलर लूप में से उसी से क्या होता है? इंड्यूस करंट और या ईएमएफ। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। शाबाश। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स उसी को बोलते हैं क्या? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। फिर ये असल में होता है जो एरिया परपेंडिकुलर होगा, आपको वो उधर नहीं जाना है, लेकिन आपको सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, जब हम इस मैग्नेट की मोशन इसको मोशन देते हैं, इसको इसके नजदीक ले जाते हैं, इसके दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो इस एरिया में पास हो रही है वो इंक्रीज हो रही है या इंक्रीज भी हो रही है जब इसके नजदीक ले जा रहे हैं, और जब इसके पीछे इससे दूर हम ले जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रही है। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी इस एरिया में से पास हुई। जब हम इसको इससे दूर ले जाएंगे तो फील्ड लाइंस कम होगी ना इसमें पास, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। जब इसको नजदीक ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब वही हम इस फैराडे ने एक लॉ में दिया है क्या? कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएट होता है, जो लिंक होता है, किसके साथ? कॉइल के साथ, लूप के साथ, कंडक्टर के साथ, वो अगर वेरी करेगा, उसको वेरी होने से क्या होता है? करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कॉइल में, उस कंडक्टर में, उस लूप में। ठीक है, तो अब मैं यहां पे वही लिखूंगा, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स
the varying magnetic flux linked with a loop या कॉइल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लिंक्ड विद अ लूप, कॉइल या कंडक्टर, ठीक है, इंड्यूसेस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज आप मानो, एंड करंट। किसमें? उसी लूप में, कॉइल में और कंडक्टर में। समझ आया? इन इट द वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ लूप, कॉइल या कंडक्टर इंड्यूसेस एन ईएमएफ, ये इंड्यूस करता है, इसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है, किसमें? लूप में। ठीक है, इन इट का मतलब जो लूप है, जो कॉइल है, कंडक्टर है, इसमें करंट इंड्यूस होता है या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, आया समझ? यह फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको मैं सिंपल तरीके से आपको इस तरह से लिखूंगा, किसी लॉ को, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मैं टर्म इंक्लूड नहीं करूंगा तो सिंपल लिखूंगा मैं, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है ना, तो यहां पे लिखूंगा मैं द चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थ्रू ए लूप, थ्रू ए लूप, जो लूप होता है या कॉइल होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी अगर वो चेंज हुई, ठीक है, प्रोड्यूसेस एन इंड्यूसड ईएमएफ एंड करंट इन द लूप। ठीक है, शॉर्ट में मैंने ये लिखा। अब इसमें मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं लिखा, देखो फिर से बताऊंगा, द चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब मैं मैग्नेट को इधर इधर मूव कर रहा हूं, जब मैं मैग्नेट को मूव करा रहा हूं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में पास हो रही है वो चेंज हो रही है। तो वही मैंने लिखा था, चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जब हम, जो एक लूप है, जब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जब वो चेंज हो रही है, चेंज का मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो उसकी वजह से उस लूप में करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है उस लूप में। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। अब इसी को मैंने इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा, क्यों? मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक लूप में, एक एरिया में पास होती है, हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फिर वही मैंने बोला, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज और डिक्रीज होंगी इस एरिया में जो पास हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है, लिंक होता है एक एरिया के साथ, एक लूप के साथ, एक कॉइल के साथ, उसकी वजह से, उस वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस लूप में, उस करंट में, जो कंडक्टर या कॉइल होती है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होती है उस कॉइल में। उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, जो, या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फैराडे ने दिया है। क्लियर? तो ये वही ऑब्जर्वेशन है जो हमने अभी तक पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से करंट इंड्यूस होती है कॉइल में। ठीक है, फर्स्ट लॉ। अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड लॉ। तो इससे खाली इतना पता चलता है कि इंड्यूस होता है करंट, ये लॉ दिया है इसने। अब सेकेंड लॉ जो है वो अब इस मैग्नीट्यूड से डील करेगा, इसका मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब मैं लिखूंगा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा लॉ क्या है फैराडे का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो सेकेंड लॉ है ये डील करता है, डील्स विथ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट हम बोलेंगे, क्योंकि जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगी, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लॉ होता है ये किससे डील करता है, इट डील्स विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हम बोलेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड के मैग्नीट्यूड से डील करता है। अब ये लॉ क्या बोलता है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो एक कॉइल है, यही मैं कॉइल एक लूंगा या एक लूप लूंगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ये जो इस लूप के कुछ बाहर है और कुछ लूप में पास हो रही है, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस लूप में पास हो रही है और कुछ इसके बाहर है, ठीक है, यानी इसके साथ एसोसिएट है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक्ड है इसकी रेट क्या होगी चेंज होने की, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इस लूप में पास हो रही है, अब इसकी रेट क्या होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है जो इस लूप में पास हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज जो इसमें हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितनी रफ्तार से, कितनी तेज या कितनी जल्दी या कितनी आहिस्ता हम बोलेंगे ये चेंज हो रही है जो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएट लिंक्ड होती है। फिर से बता रहा हूं मैं, ये जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये डील करता है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो लूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है मैग्नीट्यूड जो इस इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस रफ्तार पे, इस रेट पे, किस रेट से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस एरिया में पास हो रही है वो चेंज हो रही है। रेट एट विच, वो रेट, वो रफ्तार जिस रफ्तार से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इस एरिया में पास हो रही है, इस एरिया के साथ एसोसिएटेड है, इस एरिया इस लूप के साथ लिंक्ड है, वो चेंज हो रही है, यानी उनका तादाद बढ़ रहा है या घट रहा है। चेंज का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है उनका तादाद, उनकी क्वांटिटी, ठीक है, जो इस लूप के साथ लिंक्ड है किस रफ्तार से बढ़ रही है या किस रफ्तार से कम हो रही है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको दो एग्जाम्पल यहां पे कंपेयर करके आपको ये समझाऊंगा। देखो ये मैंने लिया एक एरिया, ये भी मैंने लिया एक एरिया, बता रहा हूं। सपोज करो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो रही है पास 3 एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो रही है पास एक पर्टिकुलर लाइन पे 3। एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है। सपोज करो अभी हमने टाइम देखा है t = 0, ठीक है। अब 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड होने के बाद मैं देख रहा हूं इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो बढ़ गया है, वो 6 हो गया है, डबल। समझ आया? यानी इस जो एरिया ये वाला लूप है इसमें 1 सेकंड के बाद मैं देख रहा हूं इसमें 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, और इसमें क्या देख रहा हूं, इसमें 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड हो गया, इसमें 1 सेकंड के बाद 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, 4 लाइन्स है। इसमें 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसमें 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अब देखो इसमें जो चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की हुई, 1 सेकंड में 3 लाइनें चेंज हुई, बढ़ गई। एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड की जो चेंज हो गई, अब चेंज का मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे बढ़ गई या घट गई, ठीक है। अब यहां पे मैं देख रहा हूं चेंज जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स की हो गई जो इस एरिया के साथ एसोसिएटेड है वो 3 हुई, 1 सेकंड में 3 लाइन्स।
तो मैं लिखूंगा शॉर्ट में आपके लिए 3 लाइन्स पर सेकेंड, 3 लाइन्स पर सेकेंड। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे 1 लाइन पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में यहां पे 1 लाइन चेंज हो रही है, 1 सेकंड में यहां पे 3 लाइन्स चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की इस एरिया में, अगर एरिया चूंकि सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की चेंज होने की ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे भी रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की विद रेस्पेक्ट टाइम कम है। यहां पे 3 टाइम्स है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है। तो इसका मतलब ये जो केस है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होने की रफ्तार ज्यादा है, तो इसमें जो फ्लक्स है वो ज्यादा चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम, इसमें फ्लक्स चेंज जो हो रहा है वो कम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम। यानी इसमें जो करंट इंड्यूस होगी, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर रफ्तार चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टाइम ज्यादा है, यहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विद रेस्पेक्ट टाइम कम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट होगा वो ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, ठीक है। तो इसी मैग्नीट्यूड से डील करता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल आपको दी जिससे आपको एक अंदाजा होगा कि ये रेट क्या हो गया है, रेट का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट टाइम थ्रू एन एरिया या थ्रू द लूप। जो हमारे पास लूप है उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हुई यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगी, ठीक है। तो वही फैराडे ने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा यहां पे क्या, द इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF and induced current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, ठीक है। यानी किस रफ्तार से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, अगर वो तेज रफ्तार से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगा। अगर कम रफ्तार से है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा, ठीक है। या इस तरह से मैं इसको लिखूंगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of induced EMF in an induced current, induced EMF and induced current, induced EMF and induced current, induced current depends on the change in magnetic field lines। किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थ्रू द लूप विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का या इंड्यूस्ड करंट का वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी चेंज हुई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हुई उस लूप में से जो पास हो रही है। अगर वो ज्यादा लाइन्स चेंज हो रही है पर सेकेंड
तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कम हो रही है चेंज तो कम ईएमएफ होगा। ठीक है, जितना ज्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड फ्लक्स या इंड्यूस्ड करंट होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो सेकेंड लॉ है, इससे आपको अब पता चला कि मैग्नीट्यूड जो प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है, वो डिपेंड करता है, हां, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक्ड जो होता है एसोसिएट, वो किस रफ्तार से वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएट या लिंक्ड होता है उस कॉइल के साथ, उस लूप के साथ, वो अब किस रफ्तार से चेंज हो रहा है। क्या वो तेज रफ्तार से चेंज हो रहा है या क्या वो आहिस्ते चेंज हो रहा है, उसी रफ्तार के बुनियाद पे वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट वो डिपेंड उसी पे करता है। क्लियर? तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हायर क्लासेस में इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, वो हम फाइल लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt। अब उसमें मैं आपको नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आपको वो उनके बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं होंगे डिफरेंशिएशन वगैरह के, तो इतने आपके लिए काफी है जो मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया है। ठीक है, शाबाश। तो अब आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला, लेकिन अभी भी आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, ये जो करंट अब प्रोड्यूस हुआ इस लूप में या ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ इस लूप में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम वो जानने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देखो आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किस पे, ये इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है उसके लिए हम फिल्मिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। उसके बाद मैं एक और रूल बताऊंगा, ला बताऊंगा, फिल्मिंग्स राइट हैंड रूल। याद करो हमने एक जगह फिल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा है, वो इसके साथ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो हम इस फिल्मिंग्स राइट हैंड रूल में क्या लेते हैं। अगर सपोज करो हमारा राइट हैंड है, ये हमारी 4 फिंगर है, ये हमारा थंब है और ये हमारे सेंट्रल फिंगर है। ठीक है, हमने 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड जो ली है, इसको हमने फिर से अरेंज उसी तरह करना है कि आप क्या कर रहे हो, हाँ, इसको हमने फिर से अरेंज किया उसी तरीके से कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 फिंगर है, ये थंब है और ये सेंट्रल जो हमारे पास फिंगर होती है। अब देखो हम क्या करते हैं, अपना राइट हैंड ले लो, स्ट्रेच करो इसको इस तरीके से ताकि ऑल द 3 फिंगर जो आपने ली दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो ये 4 फिंगर है, हाँ याद करो लेफ्ट हैंड रूल में आप किस डायरेक्शन में इसको पॉइंट करते थे, किस डायरेक्शन में, हाँ इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करते थे। तो यहां पे भी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या था, वहां पे करंट हमें पता होता था, फिर हमें मोशन ऑफ कंडक्टर पता करनी होती थी। यहां पे क्या है, यहां पे जो थंब है इसको रखेंगे हम अलोंग द मोशन ऑफ कंडक्टर, इसको हम रखेंगे अलोंग द मोशन, इसको हम रखेंगे मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और ये जो सेंट्रल फिंगर है
ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हमें कौन सी फिंगर देगी? सेंट्रल फिंगर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिल्मिक्स राइट हैंड रूल को लेफ्ट हैंड रूल के साथ कंपेयर नहीं करना है या कंफ्यूज नहीं होना है। हम अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड से क्या करेंगे, फिर हम इसके एक थंब लेंगे और उसके बाद एक फोर फिंगर और एक सेंट्रल फिंगर लेंगे। इनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर इस फिंगर को पॉइंट करो इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर को। फिर जो थंब है इसको डायरेक्शन करो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। और ये जो सेंट्रल फिंगर होती है ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये हमें देता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा। देखो, सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ये एक कॉइल है, एग्जांपल दे रहा हूं जिस तरह से मैंने जनरेटर में लिया था। ये एक कॉइल है, अब ये रोटेट हो रही है, ये इसकी एक्सिस है, ये इस तरह से रोटेट हो रही है। ठीक है, इस तरह से रोटेट हो रही है, ये इस तरह से कॉइल है, ये इस तरह से रोटेट हो रही है। ठीक है, अब यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, यानी ये आया समझ आपको? हाँ, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप अप्लाई करो यहां पे फिल्मिक्स राइट हैंड रूल। तो फिल्मिक्स राइट हैंड रूल जब आप अप्लाई करोगे, ले लो आप ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड आपने लिया, शाबाश। अब आप क्या करो, आप इस वाले पे अप्लाई करना चाहते हो या इस वाले पे अप्लाई करना चाहिए, आपकी मर्जी। सपोज करो हम इस वाले पे अप्लाई करेंगे, ये जो कंडक्टर है यहां पे, इसका हम नाम रखेंगे सपोज करो ए बी। सपोज ए बी वाले कंडक्टर पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको, हाँ हमने लिया ये राइट हैंड, देखो ये जो थंब है इसको हमने नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। क्यों? मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे की तरफ है, और ये जो फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो करंट जो है सेंट्रल फिंगर देगी वो नीचे की तरफ आ रही है, ए टू बी। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। समझ आया? अब यहां पे अप्लाई करो, ये भी होगा, यहां पे आप ऊपर की तरफ हो मोशन ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो है ये आपको इस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, इसको आपने इस डायरेक्शन पॉइंट किया तो क्या होगा, ऊपर की तरफ करंट होगी, तो करंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में यहां पे होगी, तो ये होगी यहां पे इस तरह से क्लॉकवाइज यहां पे करंट चलेगी, अगर ये हम लूप लेंगे। ठीक है, तो फिल्मिक्स राइट हैंड रूल जो होता है ये हमें यूज होता है किस लिए, किस लिए? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो कंडक्टर होता है या कॉइल होता है उसमें जो करंट इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से या उसका एरिया वेरी होने से, तो क्या होता है उसमें हम अपने राइट हैंड रूल को यूज करते हैं, थंब को पॉइंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो हमारे पास फोर फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो सेंट्रल फिंगर हमारे पास होती है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देती है। तो ये है फिल्मिक्स राइट हैंड रूल, इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, शाबाश। अब एक और चीज है, अब सपोज करो हमारे पास इस तरह का कोई कंडक्टर नहीं है, अब हमारे पास ये एक लूप है, ये एक लूप है। ठीक है, ये हमारे पास लूप है। अब इस लूप के नजदीक गया, शाबाश, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मैग्नेट गया इस लूप के नजदीक। अब आप किस तरीके से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके बाद आप मोशन ऑफ द कंडक्टर किस तरीके से आप ये निकालोगे? ठीक है, क्योंकि ये गोल है। अब मोशन तो यहां पे हम इस मैग्नेट की करा रहे हैं, है ना, अगर ये रेस्ट में है तो हम मैग्नेट को उधर करा रहे हैं। तो इस केस में हम किस तरीके से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से करते हैं, जो हमारे पास लूप्स होते हैं, जो हमारे पास कॉइल्स होते हैं, उन लूप्स या कॉइल्स में हम डायरेक्शन किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम उसके नजदीक मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लेंगे। उसके लिए एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लेंजिस लॉ, जिसको हम बोलते हैं लेंजिस लॉ, वो मैं आपको बताऊंगा, लेंजिस लॉ।
लेंज़ेस लॉ। वो लॉ क्या बोलता है, देखो वो क्या बोलता है, पहले इसको समझो, उसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। ये बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस करंट, सपोज करो मैंने यही लूप लिया, ठीक है, और ये मैंने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैंने इसके नज़दीक लिया। अब समझना ये लॉ क्या बोलता है, किस तरीके से करंट इसमें प्रोड्यूस होती है। ये बोलता है करंट इस लूप में प्रोड्यूस होगी जब हम इसको इसके नज़दीक लेंगे, लेकिन करंट उस तरीके से प्रोड्यूस होगी, करंट की डायरेक्शन उस तरीके से होगी, करंट की डायरेक्शन उस तरीके से होगी कि जो इस करंट का प्रोड्यूस होने का कॉज है, जो इस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है, उस कॉज को ये अपोज करेगा, उस कॉज को ये अपोज करेगा। या फिर से सुनो, एक कॉइल जो है या एक लूप है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट इंड्यूस होती है, करंट है इंड्यूस होने का कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई वजह है। जैसे यहां पे मैग्नेट मैं नजदीक ला रहा हूं टुवर्ड्स द कॉइल, तो यहां पे ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, ये रेस्पॉन्सिबल है किस लिए, टू इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल। तो ये कॉज है, ये मैग्नेट इसके नजदीक लाना, ये कॉज है टू प्रोड्यूस, टू इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल। अब ये बोल रहा है इसमें इस तरीके से करंट तो होगी इंड्यूस, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी सो दैट इट विल अपोज द कॉज। कॉज है मैग्नेट नजदीक लाना, अपोज का मतलब है इस तरीके से इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, वो अपोज करेगी मैग्नेट को अपनी तरफ आने की, यानी वो मैग्नेट को रोकेगी अपनी तरफ आने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ आने से मैग्नेट को वो रोकेगी, यानी यहां से इसको ये मैग्नेट को रोकने की कोशिश करेगी। अब रोकेगी कैसे, ये जो लूप है ये मैग्नेट को किस तरह से अब रोकेगा अपने पास आने से, वो एक ऑप्शन है जिसे इसको रोक सकता है। वो क्या है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये इसके नजदीक जा रहा है, अब इसमें जो करंट इंड्यूस हुई है, जो करंट इसमें इंड्यूस हुई है, जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो इस तरफ होना चाहिए, तब जाके नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपल्शन, तब जाके ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को नजदीक आने से रोकेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा। समझ आया? तो इसका मतलब कब नॉर्थ पोल इसमें प्रोड्यूस होगा, मैंने आपको ये बोला है पिछले लेक्चर्स में, जब लूप होता है, जब आप लूप को देखते हो, अगर उस लूप में जो आप देख रहे हो, अगर उस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है तो उस साइड क्या होता है, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है। अगर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होती है तो उस साइड साउथ पोल प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से इस साइड नॉर्थ पोल होगा, जो इस नॉर्थ पोल को अपने पास आने से रोकेगा, अपोज करेगा कॉज को, उसको बोलते हैं लेंज़ेस लॉ, ठीक है। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो लूप में प्रोड्यूस होती है, इस तरीके से वो डायरेक्शन होगी, इस तरीके से वो डायरेक्शन होगी, ताकि जो कॉज होगा इस इंड्यूस्ड करंट का, वो उस कॉज को अपोज करेगा। यानी अगर ये इसके नजदीक आ रहा है तो कॉज यही है, अब इस कॉज को अपोज का मतलब ये है, शाबाश, यहां पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, तो यानी इसमें इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होगी, यहां पे नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। अब अगर इस तरह है, अगर ये दूर जा रहा है मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल दूर जाना कॉज है, इस वक्त नॉर्थ पोल यहां से दूर जाना कॉज है करंट प्रोड्यूस करने का, करंट इंड्यूस करने का। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो ये लूप होगा, उस वक्त इसमें क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि उस वक्त यहां पे उससे साउथ पोल जनरेट होगा, जो इसको दूर होने से रोकेगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी इसको दूर होने से रोकेगा। यानी जो कॉज था इसका दूर होने का, नॉर्थ पोल का, इस इंड्यूस करंट का, तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, वो कॉज को अपोज करेगा। यानी यहां पे साउथ पोल उस वक्त जनरेट होगा जो इसको अपोज करेगा दूर। समझ आया? दूर होने से इसको अपोज करेगा, यानी इसको कोशिश करेगा अपनी तरफ खींचने की उस वक्त, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको ये चीज पता चल, जब ये लूप है, जब ये मैग्नेट इसके नजदीक जा रहा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी, जब नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उस वक्त क्या होगा, यहां पे क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उस वजह से यहां पे साउथ
हाँ, मैग्नेट का साउथ जनरेट होगा जो इसको अपोज करेगा। अब अगर मैग्नेट का साउथ नजदीक आ रहा है, मैग्नेट का साउथ, उस वक्त भी क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट यहां पे, क्योंकि साउथ इसको रिपल करना है, अपोज कॉज करना है। तो इसी तरीके से आप अगर साउथ दूर जा रहा है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वो है लेंजिस लॉ। यानी लेंजिस लॉ का शॉर्ट में मतलब ये है, जो लूप में, जो कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुई है वो इस तरीके से इंड्यूस होती है, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो जो कॉज होता है उसका, उस करंट इंड्यूस करने का, वो उसको अपोज करती है, वो इसको अपोज करती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा द डायरेक्शन ऑफ induced current, the direction of induced current is such that it opposes the cause. It opposes the cause that produces it. जो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है उस कॉज को ये अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अब मैंने आपको ये बताया, जब नॉर्थ पोल इस कॉइल के नजदीक जा रहा है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा, जब नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी। जब नॉर्थ पोल दूर होगा कॉइल से तो उस वक्त क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी। जब साउथ पोल नजदीक होगा तो उस वक्त भी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी। ठीक है, जब साउथ पोल दूर होगा तो उस वक्त यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी। समझ आया? तो ये चीज आपको यहां से पता चला। तो इस तरीके से अब आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और लेंजिस लॉ से, इन दो को कंबाइन करने से आपको अब पता चलेगा किस तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, इस लूप में इस जो कॉइल हमने यहां पे देखी थी। ठीक है, तो ये है फैराडेज लॉज और डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी क्या डायरेक्शन होती है और लॉज क्या होती है। यानी अब आपको ये चीज पता चला, मैग्नीट्यूड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और डायरेक्शन क्या होती है, इस तरीके से डायरेक्शन होती है दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस, जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी कॉज को ही अपोज करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेंजिस लॉ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना था। ये लेक्चर 16 था। अब इसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स है, तो उम्मीद है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आप खुद भी कर सकते हो। तो बाकी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।